गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको चैप्टर 6 फ्रिक्शन के कुछ कंसेप्ट्स आपको बताए थे। आज हम आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल्स देखो स्टूडेंट्स, तरीका सबका एक जैसा है, बहुत इजी आर्टिकल्स हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेना, फिर फोर्सेस को अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर लेना। जैसे आप अभी तक क्या करते थे, हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते थे कंपोनेंट्स को और वर्टिकली रिजॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ पर कोई प्लेन दे रखा होगा, उस प्लेन के अलोंग आपको कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर आपको रिजॉल्व करने हैं। अगर आपने रिजॉल्व ठीक कर दिए हैं तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना, एक से आर की वैल्यू निकाल के जस्ट दूसरे में पुट करनी है। ठीक है, बाकी अभी आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। करते हैं फर्स्ट आर्टिकल। टू फाइंड द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए हैवी बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो, एक आपको ये रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन दे रखा है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है। यहाँ एक बॉडी आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एक बॉडी रखी हुई है। क्या कहा है कि आप फोर्स कैलकुलेट करो, लिस्ट फोर्स कैलकुलेट करो रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए बॉडी ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस बॉडी को मुझे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रैग करना है। किसी भी साइड आप ड्रैग करते हुए ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखो, अगर जो फोर्स है, अगर मैं लेफ्ट साइड लगाऊंगी, मान लो फोर्स में इधर लगाऊंगी लेफ्ट साइड, तो बॉडी लेफ्ट साइड ड्रैग होगी, और अगर राइट साइड फोर्स लगाऊंगी तो राइट साइड होगी। तो देखो, सब मैं आपको एक फिगर अलग से ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पर आपकी बॉडी एक प्लेस की गई है। ठीक है, और इस बॉडी को ड्रैग करना है विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स। फोर्स आप कहीं भी लगा सकते हो, मैं राइट साइड लगा रही हूँ। सपोज करो मैंने ये पी फोर्स लगाया। अब फोर्स जब तक मेंशन ना हो जनरल फोर्स लोगे, मीन्स वो प्लेन के अलोंग भी हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, प्लेन के साथ एंगल भी बना सकता है। लेकिन कुछ मेंशन ना हो तो आप जनरल लोगे, मीन्स प्लेन के अलोंग कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए लोगे। क्योंकि अगर मुझे अलोंग द प्लेन निकालना होगा तो मैं थीटा को 0 पुट कर दूंगी। ठीक है, ये आपका फोर्स है। अब आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ फोर्स में कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर फोर्स मैंने राइट साइड लगाया तो ये फोर्स बॉडी को ड्रैग करेगा तो राइट साइड ड्रैग करेगा। ठीक है, इधर की साइड बॉडी मूव करेगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स इस साइड होगा। ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर। स्टूडेंट्स, कल ध्यान हो, मैंने आपको बताया था F/R इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू म्यू आर। आप ध्यान रखना, ये म्यू आर हमेशा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे हम म्यू आर लेंगे। आर क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ड्रॉ कर लो, ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। और एक बॉडी का वेट आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये 4 फोर्स आपके हर आर्टिकल में, हर क्वेश्चन में आएंगे। 3 तो आएंगे ही आएंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन टू द प्लेन। प्लेन आपका हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपकी वर्टिकल आ गई, और ये आपका वेट W। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो ये समझो आपका हाफ क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। फिगर ड्रॉ कर दिया, अगर आपने फिगर सही ड्रॉ किया है। इसके बाद तो मैंने आपको बताया अलोंग द प्लेन रिजॉल्व करना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करना है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मीन्स वर्टिकली हम रिजॉल्व करेंगे। कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करो। देखो, हॉरिजॉन्टल के अलोंग रिजॉल्व करूँ, पी का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आएगा, पी कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज पी कॉस थीटा। और म्यू आर, ये एंगल कितना है 180, कॉस 180 कितना हो जाएगा -1। या मैं सीधा क्या लिख दूँ, माइनस म्यू आर। क्योंकि देखो, जब एक राइट साइड ले रही हूँ, एक लेफ्ट ले रही हूँ, तो जो राइट साइड है उसके क्या होगा, अपोजिट साइन का होगा। सीधा भी लिख सकते हो। और देखो, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेती हूँ तो वर्टिकल का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल हमेशा 0 होगा। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो। मैं लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, R cos 90, R cos 90 क्या हो जाएगा 0। फिर W का लिखूंगी तो W cos 270 अगेन 0।
तो स्टूडेंट्स आप निकाल के देखना चाहो तो निकाल के देख भी सकते हो, नहीं देखना चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो कि जब मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करूँगी तो वर्टिकल फोर्स जितने भी होंगे उनका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। इसी तरह जब मैं वर्टिकल रिजॉल्व करूँगी तो जो कंपोनेंट प्योरली हॉरिजॉन्टल होंगे उसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली में लिख सकती हूँ पी कोस थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0। वर्टिकली रिजॉल्व करो, देखो वर्टिकली रिजॉल्व करती हूँ, अपवर्ड क्या फोर्स है आर, पी का कंपोनेंट ऊपर की साइड कितना आएगा पी साइन थीटा, क्योंकि ये पी कोस थीटा है तो ये क्या आएगा आपके पास पी साइन थीटा। अब इसको देखो ये प्योरली हॉरिजॉन्टल है, इसका कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग 0 आएगा। डब्ल्यू का देखूं, डब्ल्यू का ऊपर वाली डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है 180 डिग्री, या मैं बोलूँ ये अपवर्ड है ये डाउनवर्ड है तो माइनस डब्ल्यू लिख दूँ सीधा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी दो इक्वेशंस आएगी एक से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देनी है। देखो आपकी बुक में ये इक्वेशन लिखी हुई है पी कोस थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू 0, पी साइन थीटा प्लस आर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, किसी में से भी एक से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, मर्जी आप किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, मैं देखो आपको एक करके बता देती हूँ, आगे आप खुद कर लेना। मैं इस वाले आर की निकाल लेती हूँ, आर की वैल्यू क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शन बनेगा तो इसलिए आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेती हूँ, ये आएगी डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा, और इसको फर्स्ट में पुट कर दो तो पी कॉस थीटा माइनस म्यू डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आपको पी निकालना था, फोर्स निकालना था, कितना फोर्स लगाना है, तो पी वाले कंपोनेंट एक साइड रखो, पी कोस थीटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू पी साइन थीटा इज इक्वल टू ये माइनस म्यू डब्ल्यू राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव, पी कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, पी की वैल्यू आ जाएगी म्यू डब्ल्यू अपॉन पी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो देखो यही वैल्यू आपकी बुक में आई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, म्यू की वैल्यू पुट कर दी। म्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी 10 लैम्डा। आपको याद हो कल मैंने आर्टिकल में जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन करवाया था तो आपको बताया था म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा म्यू डिवाइडेड बाई पी कॉस थीटा, यहाँ फिर से म्यू की वैल्यू पुट कर दो 10 लैम्डा साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 10 लैम्डा को लिख सकती हूँ साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी कॉस थीटा प्लस इस 10 लैम्डा को लिख दो साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा, साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा इंटू क्या टर्म है साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस लैम्डा, एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा अपॉन कॉस लैम्डा से कॉस लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म आई डब्ल्यू साइन लैम्डा अपॉन पी, फॉर्मूला बना कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या टर्म आ जाएगी कॉस ऑफ ए माइनस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, तो पी कितना आया डब्ल्यू साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा। लेकिन आपको स्टेटमेंट में गिवन था लीस्ट फोर्स, लीस्ट का मतलब मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स, ये फोर्स मिनिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर वाली चीज़ क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, यानी कि मैक्सिमम का वैल्यू कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा कॉस ऑफ एंगल हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती हैं 1। तो P इज एविडेंटली लीस्ट व्हेन cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू cos की कब होती है cos 0 पर, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिख सकती हूँ cos 0, cos से cos बैलेंस हो जाएगा तो थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल एंगल पे लगाया जाए तो फोर्स हमारा लीस्ट लगेगा। हैंस द फोर्स इज लीस्ट व्हेन इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, लिस्ट होगा, लिस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी cos थीटा माइनस लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, P इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्डा एंड इज देन इक्वल टू कितना होगा फोर्स W साइन लैम्डा वेयर लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
उसके बाद देखो, बिल्कुल जैसे आपने फर्स्ट आर्टिकल किया है बिल्कुल उसी तरह सेकेंड आर्टिकल है। आर्टिकल इसके सारे एक ही पैटर्न पर हैं। देखो सेकेंड आर्टिकल क्या है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ रफ प्लेन ऑन विच ए हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। देखो क्या कह रहा है, अभी जो आपका बॉडी थी कहाँ रखी हुई थी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब क्या कहाँ रखनी है, रफ प्लेन पर। कोई एक प्लेन है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन, और वो प्लेन भी कैसा है, इंक्लाइंड है। प्लेन का कोई ना कोई इंक्लिनेशन है। देखो यहाँ आपका प्लेन ये है, प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल कितना ले रखा है, अल्फा। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन मीन्स अल्फा की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है कि किस एंगल पर जो प्लेन है वो लिया जाए। वो अल्फा जो है कितना बड़े से बड़ा कितना ले सकते हैं कि उस प्लेन पर अगर मैं किसी बॉडी को रखती हूँ, देन कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। देखो इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो ये आपका हॉरिजॉन्टल है बुक, ये मैंने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया और इस प्लेन के ऊपर यहाँ जहाँ मेरा थंब है यहाँ कोई बॉडी है। तो देखो जैसे ये प्लेन इस तरह से है तो बॉडी रेस्ट पे होगी। जैसे 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 मैं इस प्लेन को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर करने लगूंगी, ऐसे ऊपर बढ़ाती चली जाऊंगी, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो यहाँ पर बॉडी रखी होगी वो जो नीचे की तरफ ऐसे स्लाइड कर जाएगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो ग्रेटेस्ट एंगल कितना हो सकता है कि बॉडी आपकी मूव ना करे, बॉडी आपकी स्लाइड ना करे, उस एंगल तक बॉडी क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। का मतलब क्या है, देखो सपोज करो ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर जहाँ मेरा थंब है वहाँ पर कोई बॉडी रखी गई है। अगर ये इंक्लाइन प्लेन आपके पास है और बॉडी है, अगर आपने उस पर फोर्स लगा दिया तो चाहे आप कितना भी एंगल लगा लो, फोर्स लगाने का मतलब देखो ये है कि कोई बॉडी यहाँ रखी हुई है और मैंने उस बॉडी को हाथ से जैसे अपनी फिंगर और थंब की हेल्प से उस बॉडी को पकड़ लिया। मान लो यहाँ बॉडी रखी हुई है, मैंने पकड़ लिया, फिर तो आप इस एंगल को कितना भी बढ़ा लो वो कभी स्लाइड ही नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी फिंगर्स के बीच में पकड़ा हुआ है, उस पर फोर्स लगा रखा है। ठीक है, तो उस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो आप कितना भी बड़ा एंगल ले सकते हो सकता है वो नीचे मूव ही ना करे, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे स्टक करके बिल्कुल कस के पकड़ रखा है, या उसको पकड़ रखा है, उसको ऊपर की तरफ खींच रही हूँ मैं। अगर मैं उस बॉडी का ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ के खींच रही हूँ तब भी वो नीचे स्लाइड नहीं करेगी। तो कह रहे हैं कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, आपकी बॉडी यहाँ रखी हुई है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उस केस में जैसे जैसे आप फोर्स एंगल बढ़ाओगे एक स्टेज ऐसी जरूर आएगी कि वो बॉडी नीचे यहाँ नीचे की तरफ ऐसे मूव कर जाएगी। तो आपको बताना है कि वो ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन कितना होगा कि बॉडी मूव ना करे और ना ही उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ हो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ होगा फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मूव कर भी सकती है नहीं भी मूव कर सकती, वो तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करती है चीज़ें। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ रफ प्लेन ऑन विच ए हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, कि वो इक्विलिब्रियम में रहे विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स। तो करते हैं स्टूडेंट, मैं बुक से बता देती हूँ, सिंपल सा रिजल्ट है। देखो उसी तरह से फिगर ड्रॉ करनी है। ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ले रखा है, अल्फा। ठीक है, यहाँ एक बॉडी रखी गई है। अब देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे फर्स्ट आर्टिकल में पी फोर्स था, यहाँ पर ऐसा कोई फोर्स आपने नहीं लेना। अब पिछले आर्टिकल की तरह जो है फोर्स करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी हमेशा कैसा करेगा, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। रिएक्शन हमेशा कैसी रहती है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो यहाँ आपके पास प्लेन ही है, इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो बॉडी अगर मूव करेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रहा, तो बॉडी अगर मूव करेगी तो नीचे की तरफ स्लाइड करेगी, तो उसका जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, उससे अपोजिट होगा, मीन्स अलोंग द प्लेन, लेकिन अपवर्ड एक्ट करेगा म्यू आर। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन है। पिछले आर्टिकल में 4 फोर्स थे क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल फोर्स पी भी था, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 3 फोर्स रहेंगे। फिर ये एंगल देख लो, इस आर्टिकल में बता रही हूँ, आगे हर आर्टिकल में लिखना है, आप खुद लिखोगे। आपको पता है 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल अल्फा है,
इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, एंड इस लाइन पर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन दिख रही है। तो जो भी एंगल इन दो लाइनों के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच में होगा, तो ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी कितना रह गया, अल्फा। इसको अगर आप वैसे देखो बेटर तो यही है जो मैंने भी आपको बताया है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये अल्फा एंगल है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा एंगल, और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, तो ये एंगल रह जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब ये 90, ये इतना एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा करूँगी तो कितना आ जाएगा, दिस एंगल इज अल्फा। ठीक है, अगर आपको ये फिगर समझ आ गई फिर तो मैंने आपको बताया है कि एक बार अलोंग द प्लेन रिजोल्व कर लो, एक बार परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व कर लो, उसके बाद एक से आर की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। अब पहले रिजोल्व करते हैं अलोंग द प्लेन। जब मुझे अलोंग द प्लेन रिजोल्व करना है तो प्लेन पे परपेंडिकुलर जो भी फोर्स होंगे उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि देखो कारण होता है कि अलोंग द प्लेन अगर मैं ले रही हूँ और उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लेती हूँ तो एंगल 90 डिग्री का होगा और कोस 90 क्या हो जाता है, 0। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, W को देख लो रिजोल्व करना, क्योंकि हम आर्टिकल में आगे हर आर्टिकल में ऐसे करेंगे। W का एंगल इसके साथ अल्फा है, तो एक तो ये W का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा W कॉस अल्फा, इसके अलोंग दिस इज W कॉस अल्फा, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा कंपोनेंट दैट इज W साइन अल्फा। दिस कंपोनेंट इज W साइन अल्फा, W साइन अल्फा, दिस कंपोनेंट इज W कोस अल्फा। अब तो देखो सीधा सीधा सारे फोर्स आपके पास हैं। अलोंग द प्लेन रिजोल्व कर लो, राइट साइड म्यू आर, लेफ्ट साइड W साइन अल्फा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, W साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर। देखो अलोंग द प्लेन रिजोल्व हुआ, W साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजोल्व कर लो, अपवर्ड R, डाउनवर्ड W कोस अल्फा, तो R इज इक्वल टू W कोस अल्फा। फिर मैंने आपको बताया था किसी भी एक से R की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो। इस क्वेश्चन में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, अगर डिवाइड नहीं भी करोगे R की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो तब भी यही आएगा, W साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पुट करोगे W कोस अल्फा, W से W कैंसिल हो जाएगा, कोस अल्फा को इधर ले जाना तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू, और म्यू किसके इक्वल होता है, tan लैम्डा के, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, लैम्डा। इट मीन्स ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इक्वल टू क्या आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब तक ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है तो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी, नीचे की साइड मूव नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये अल्फा लैम्डा से बड़ा हो जाएगा, तो बॉडी आपके नीचे की साइड मूव कर जाएगी। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन लैम्डा देन बॉडी स्लाइड डाउन द प्लेन एंड द फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कीप इट एट रेस्ट और मूव इट अप द प्लेन। And if alpha is less than lambda, a force will be necessary to move the body either up or down the plane। देखो क्या कहा है, जब तक ये अल्फा जो है लैम्डा से कम है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ना ये ऊपर मूव करेगी ना ये नीचे मूव करेगी। अगर आपको बॉडी को नीचे मूव करवाना है या ऊपर मूव करवाना है तो आपको इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये बॉडी यहाँ से नहीं हिलेगी। लेकिन जैसे ही अल्फा जो है ग्रेटर देन लैम्डा हो जाएगा, मीन्स जो अल्फा है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में बॉडी अपने आप डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। अगर आप चाहते हो उस बॉडी को वहीं पर स्टॉप करना या डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड मूव करवाना चाहते हो तो उसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रेटर हो जाएगा तो बॉडी जो है बॉडी स्लाइड डाउन कर जाएगी, उसको रेस्ट पर रखने के लिए या ऊपर मूव करवाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखो आगे जो आर्टिकल्स है ना, जो मैंने अभी आपको बताया उसी का, ये जो आपको बताया उस आर्टिकल का ही बेस है। आगे मैं आपको कल बताती हूँ आर्टिकल कैसे करने हैं, क्योंकि 3 टाइप के आर्टिकल हैं, एक मैं बताऊँगी बाकी आप खुद करोगे। हम करेंगे क्या, देखो आपके पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहाँ कोई आपकी बॉडी रखी गई है। अभी अभी मैंने कहा कि आप इस एंगल को बढ़ाते जाइए, ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में रहेगी, लेकिन बढ़ाते हुए एक स्टेज ऐसी आएगी कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है,
तो वो कम से कम फोर्स, जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ये बढ़ाओगे आप, एक स्टेज ऐसे आएगी नीचे डाउनवर्ड मूव करेगी, तो उसको रोकने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस पर कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज करो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और वो बॉडी वहीं रुक गई, तो 10 से कम अगर आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी नहीं रुकेगी, वो नीचे मूव करेगी। तो लीस्ट फोर्स कितना हुआ आपका 10। फिर आप उस पर 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, आप थोड़ा थोड़ा फोर्स बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, 11 करिए, 12 करिए, 13 करें। ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि बॉडी वहाँ रुकने की बजाय अपवर्ड मूव करने लग जाएगी। ठीक है, मान लो मैं कह रही हूँ 10 से लेकर आप 15 न्यूटन तक पहुँच गए, बॉडी वहीं पे है, लेकिन जैसे ही आपने 15 किया उसके बाद जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव करने लग जाएगी। तो आपकी जो फोर्स की लिमिट कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, बॉडी ना नीचे मूव करे ना ऊपर मूव करे, वो जो लिमिट है वो आपको इन आर्टिकल्स में निकालनी है। जैसे